डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है फ्री कंसेंट या स्वतंत्र सहमति। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसे कि हम बिज़नेस लॉ के अंतर्गत ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सेक्शन 10 को, और सेक्शन 10 ये कहता है कि वैध अनुबंध के लिए एक आवश्यकता यह भी है कि अनुबंध के पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र हो। इसमें हम यह डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में कि स्वतंत्र सहमति वास्तव में है क्या। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि सहमति क्या होता है, मीनिंग ऑफ कंसेंट। सेक्शन 13 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो जाते हैं तो उसे हम कंसेंट कहते हैं, सहमति कहते हैं। 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. This is according to section 13. इसलिए सहमति तब हुई मानी जाती है जबकि दो बातें पूरी हो सकती हैं। नंबर 1 इज़ जब दो या अधिक व्यक्ति किसी एक ही बात पर सहमत होते हैं, यानी कि रेडी अपॉन द सेम थिंग इन द सेम मैनर। और दूसरी बात होती है कि जब वे उस बात पर समान भाव या विचार, सेम सेंस रखते हुए सहमत होते हैं। तो इस प्रकार सहमति तब हुई मानी जाती है जबकि सभी पक्षकार ठहराव के तथ्यों के संबंध में समान भाव से सहमत होते हैं। और दूसरे वर्ड में हम इसे कह सकते हैं कि यह एक तरह से मत की एकता है, मतैक्यता है। कॉन्सेंसस एड आइडम इसको बोलते हैं। यदि ठहराव में सहमति या मतैक्यता नहीं होती है तो ठहराव वॉइड हो जाता है। और वॉइड एग्रीमेंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर एग्रीमेंट में जो लीगैलिटी नहीं है तो फिर वह व्यर्थ ठहराव कहलाता है और पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव को कानूनी रूप से परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। तो इस केस में रैफल्स बनाम विचल हॉज का मामला है और इस मामले में अनुबंध को व्यर्थ घोषित किया गया था। और इसके बाद में आता है स्वतंत्र सहमति, यानी कि फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट क्या होता है? स्वतंत्र सहमति वह सहमति है जो पक्षकारों ने अपनी इच्छा से दी है, स्वेच्छा से दी है। उन पर शारीरिक, मानसिक अथवा किसी अन्य प्रकार का दबाव डालकर या उन्हें धोखा देकर सहमति प्राप्त नहीं की गई है। यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है तो ऐसी सहमति एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार पर लादी हुई या थोपी हुई मानी जा सकती है। ऐसी सहमति न किसी भूल या गलती के कारण दी जाती है। और जो सेक्शन 14 है उसका अगर एनालिसिस हम करें तो उसमें ये स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सहमति तब स्वतंत्र नहीं मानी जाती है जबकि वह 5 तत्वों में से, 5 तत्व कौन कौन से? उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या गलती में से किसी भी एक तत्व से प्रभावित होती है तो प्रथम 4 तथ्यों के आधार पर वो अनुबंध पीड़ित पक्षकारों की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। तो अधिनियम 14 के अनुसार, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 14 के अनुसार स्वतंत्र सहमति तब कही जा सकती है जबकि सहमति इन बातों से प्रभावित नहीं हो। पहला है उत्पीड़न, जो कि सेक्शन 15 से रिलेटेड है। अनुचित प्रभाव धारा 16 से रिलेटेड है। कपट धारा 17 से रिलेटेड है। मिथ्या वर्णन धारा 18 से। गलती धारा 20, 21 और 22 से रिलेटेड है। तो इस तरह से स्वतंत्र सहमति के अंतर्गत हम इन 5 बातों का ध्यान रखते हुए ये देखेंगे कि क्या अनुबंध स्वतंत्र सहमति प्राप्त किए हुए है। अगर नहीं है तो फिर वह वॉइड अग्रीमेंट की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें पहला पार्ट आता है उत्पीड़न। उत्पीड़न यानी कि कॉर्शन। और सामान्य शब्दों में यदि हम उत्पीड़न को देखें तो अनुबंध करने के उद्देश्य से किसी दूसरे पक्षकार या उसकी संपत्ति के विरुद्ध बल प्रयोग करना या धमकी देना ही उत्पीड़न है। तो सेक्शन 15 में उत्पीड़न की परिभाषा जो दी गई है उस परिभाषा को हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ ठहराव करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करना अथवा करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है अथवा किसी व्यक्ति के हितों के विपरीत उसकी संपत्ति को अवैधानिक रूप से रोकना अथवा रोकने की धमकी देना ही उत्पीड़न है। तो भारतीय दंड विधान IPC द्वारा वर्जित किसी कार्य को करना या करने की धमकी देना
दूसरा हो सकता है किसी भी संपत्ति को अवैध रीति से रोकना या रोकने की धमकी देना तथा ऐसे कार्य या धमकी का उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति को ठहराव करने हेतु बाध्य करना होता है। उत्पीड़न के यदि हम आवश्यक तत्व देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि भारतीय दंड विधान या आईपीसी में वर्जित कार्य को यदि किया जाता है। दूसरा आ सकता है कि भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित किसी कार्य को करने की धमकी देना इसमें सम्मिलित होता है। साथ ही साथ आत्महत्या की धमकी मीन्स थ्रेटनिंग टू सुसाइड भी हो सकता है। क्या आत्महत्या की धमकी उत्पीड़न है या तो नहीं? तो इसका कारण यह है कि आत्महत्या की धमकी को भारतीय दंड विधान द्वारा अपराध नहीं माना गया है, बल्कि आत्महत्या के प्रयास को अपराध माना गया है। नेक्स्ट हम इसमें ले सकते हैं कि अवैध रूप से किसी संपत्ति को रोकना। यदि सहमति किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोककर प्राप्त की जाती है तो भी स्वतंत्र सहमति नहीं कही जाएगी। संपत्ति को अवैध रूप से रोकने की धमकी देना भी स्वतंत्र सहमति के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। ऐसा कार्य करने या धमकी देने का उद्देश्य दूसरे पक्षकार को ठहराव के लिए बाध्य करना होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें कर सकते हैं डिस्कस, उत्पीड़न स्वयं पक्षकार अथवा किसी अन्य द्वारा किया जा सकता है। उत्पीड़न का प्रयोग स्वयं पक्षकार के विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है। उत्पीड़न का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है कि किस स्थान पर उत्पीड़न को माना जाए। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह महत्वहीन है कि जिस स्थान पर उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है वहाँ पर भारतीय दंड विधान लागू होगा या नहीं। कुछ धमकियाँ उत्पीड़न नहीं होती हैं, जैसे कि वाद प्रस्तुत करने की धमकी, कानूनी बाध्यता, कर्मचारी द्वारा धमकी, बंधक के अंतर्गत संपत्ति को रोकना। यह सारे पार्ट्स हम उत्पीड़न के कैरेक्टरिस्टिक्स में ले सकते हैं। अब बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें कैसे करेंगे कि उत्पीड़न सिद्ध करने का भार कैसे सिद्ध होगा। तो जब कोई पक्षकार अनुबंध को उत्पीड़न के आधार पर व्यर्थ घोषित करवाना चाहता है तो उसे वह स्वयं को ही यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया था। ऐसे पीड़ित पक्षकार को वे सभी प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ेंगे जिनसे कि यह सिद्ध हो सके कि वास्तव में उनके विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया था। परिणाम क्या होंगे? इफेक्ट्स ऑफ कॉशन ये हो सकते हैं कि पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थ नहीं हो सकता है। और दूसरा इसमें हो सकता है रेस्टिट्यूशन यानी कि प्रत्यास्थापना। तो उत्पीड़न के आधार पर हुए अनुबंधों के अंतर्गत यदि अनुबंध के पक्षकारों ने कोई धनराशि या वस्तु दी है अथवा प्राप्त की है तो अनुबंध के व्यर्थ घोषित होने पर उन्हें वे वस्तुएं और धनराशि एक दूसरे को पुनः लौटानी पड़ेगी।